हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्टली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। जैसे आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर आप गैसेस सिस्टम की बात करते हो तो उस टाइम पे डिपेंड करेगी प्रेशर पे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। सेकेंडली टेम्परेचर पे, तो जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। थर्डली इज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट जनरली क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे डिपेंड करिए, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कोई भी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में, उसी को ही हम बोलते हैं रेट लो या फिर रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। दैट मीन्स रेट लो या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेंशन कर रहे हैं किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट इज रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन क्या है और रेट कांस्टेंट क्या है। जो हमारे पास टेबल 4.1 में रिजल्ट्स हैं विच इज़ योर दिस टेबल। अब इस टेबल से हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ही आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। सो जनरली अगर आप लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन को तो वो हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में। क्लियर। तो हमने मान लिया एक जनरल इक्वेशन जिस ए प्लस बी बी गिव सी प्लस डी डी, जहाँ पर ए बी सी डी क्या है आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स हैं। ए और बी स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स है रिएक्टेंट के, और सी और डी स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशेंट्स हैं आपके पास प्रोडक्ट के। अगर इसके लिए हमें रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या है, ए और बी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू सम पावर। मान लीजिए हमने x और y पावर लिख लिया, जहाँ पर ये x और y जो है ये a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर। तो हमने रेट लिखा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर y, जहाँ पर ये एक्स वाई कॉम्पोनेंट जो है ये इस ए बी स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम डिनोट कर रहे हैं बाय के। तो रेट क्या बन गया आपके पास, इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर एक्स। क्लियर। और रेट अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं तो हमने ऑलरेडी सीखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी। सो व्हेन वी इक्वेट दिस इक्वेशंस तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स इंटू बी रेज टू पावर वाई। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज हो गया। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। और जो ये के है ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं रेट कांस्टेंट। इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सभी इक्वेशन जो 4.4 है वो क्या कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ क्या है हमारे पास, रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसकी टर्म में दी जाती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म में दी जाती है, जिसकी हर एक जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर रेज्ड होगी, और वो रेज्ड पावर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती जब आपने कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है। क्लियर। सो रेट लॉ क्या है हमारे पास, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिलेट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, और उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कुछ ना कुछ पावर रेज्ड होगी, जैसे यहाँ पर एक्स वाई पावर है
और वो जो पावर है वो आपके पास ए बी के बराबर हो भी सकती है और ए बी के बराबर नहीं भी हो सकती जब आप कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो। और क्लियरली समझते हैं, हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, जैसे यहाँ पर है 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO रेज टू पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। अब हम ये देखना चाहते हैं जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डाटा है क्या उससे भी रेट यही आ रहा है, तो अब देखते हैं। तो जैसे ही NO की आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, O2 की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 4 टाइम्स हो गया। आपने NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है आपके पास NO2 का वो क्या हो गया आपके पास, वो 4 टाइम्स हो गया। दैट मीन्स ये वैल्यू कब आ सकती है, जब इसका स्क्वायर करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन आप NO के टर्म्स में बात कर रहे हो तो वो क्या होगा, 2 आएगा। सेकेंडली आपने अब क्या करना है, NO की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखिए, ये दोनों वैल्यूज हम कंसीडर कर सकते हैं। इस टाइम पे जो O2 है वो क्या हो रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो रहा है, वो भी ट्वाइस हो रहा है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू जो O2 है वो पावर कितनी आ रही होगी, 1 आ रही होगी, क्योंकि जैसे इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 से तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 हो रही है। वो कब कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर पावर क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही हमने एक्सपेरिमेंटली जब डाटा दिया होता है तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, दो आपके पास जैसे रिएक्टेंट दिए हुए हैं, एक की आपने वेरिएशन देखना है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है, साथ साथ इस वेरिएशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है। सेकेंड केस जैसे हमने लिया, O2 की वेरिएशन देखा, NO को कांस्टेंट रखा और साथ में ही रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाल लिया। तो ऐसे ही हम सारा डाटा सॉल्व करते हैं। और जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है वो K टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाय NO के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा था, 2, और O2 के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा था, 1। तो ये आई वैल्यू, और यही हमने ओरिजिनली इस इक्वेशन से निकाली थी। इसका मतलब जो डिफरेंशियल फॉर्म था इस इक्वेशन का वो क्या था, माइनस dr/dt विच इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की रेज टू पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। हम ये देख रहे हैं कि जो ये आपके पास रिएक्शन है रेट लॉ इक्वेशन में जो एक्सपेरिमेंटल डाटा से आई थी, इसके जो कंपोनेंट्स हैं या जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स हैं, या हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंट्स जो हैं, वो स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर आ रहे थे। स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट किसकी बात करें, जो ये वाली हमने रिएक्शन कंसीडर की थी। क्लियर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकाली है उसमें जो कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं आपके पास, वो स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर आ रहे हैं। बट हर बार तो ऐसा नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। पोस्ट रिएक्शन आपके पास CHCl3 प्लस Cl2 गिव CCl4 प्लस HCl। अब जब हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन की बात की तो उस टाइम पे रेट आ रहा था K टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 रेज टू पावर 1/2। यहाँ पर CHCl3 का तो स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 ही है, बट यहाँ Cl2 का 1 है और आपके पास रेट एक्सप्रेशन में कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। सेकेंडली हमने बात करी CH3CO C2H5 दैट इज योर एस्टर प्लस वाटर गिव CH3COH प्लस C2H5OH। दैट मीन्स एस्टर का जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। इस टाइम पे जो रेट आप लिख रहे हो वो किसके बराबर है, K टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाय एस्टर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, जबकि वाटर की जो पावर आ रही है वो 0 आ रही है। बट इस केस में स्टोक्योमेट्रिक जो कॉफिशिएंट है वाटर का वो भी 1 है। दैट मीन्स हम श्योरली किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के ये नहीं बोल सकते कि जो रिएक्टेंट है उसकी कितनी पावर होगी। क्लियर। तो इन्हीं सभी रिएक्शंस में जो ये आपने दो रिएक्शंस देखी हैं, इस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स थे वो सेम नहीं आ रहे थे स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट्स के बराबर, जबकि इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू सेम आ रही थी। तो रेट लो जो किसी भी रिएक्शन का आप ऐसे सिंपली बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये थ्योरेटिकल निकालने वाली चीज़ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगी। अब इसी के बेसिस पे हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे हमने रिएक्शन अभी ऑलरेडी देखी थी विच इज़ योर 4.4 दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर Y। सो XY हमें ये डिनोट कर रहे हैं कि कितना सेंसिटिव जो रेट है, जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B को चेंज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। अभी इन्हीं एक्सपोनेंट्स का जो सम है दैट इज़ योर X प्लस वाई
ये हमें ओवरऑल ऑर्डर देगा रिएक्शन का। एक्स जो देगा वो ऑर्डर देगा विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई देगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो ये ओवरऑल ऑर्डर देगा रिएक्शन का। तो जो सम ऑफ पावर्स है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की रेट लॉ एक्सप्रेशन में, वही क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। मतलब कि आपने सबसे पहली चीज़ एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर आ रही है, उनकी पावर का सम ही आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा ये तब बात करें जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। सो ऑर्डर एक रिएक्शन का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं, विच इज़ एग्जांपल 4.3। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर 3/2। अब देखिए हमें निकालना है ओवरऑल ऑर्डर। हम एक बार इंडिविजुअल ऑर्डर की भी बात कर लेते हैं। ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1/2 है, बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 3/2 है। ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। सो 1/2 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 4/2। फाइनल रिजल्ट इज 2। दैट मीन्स इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पार्ट इसका रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 3/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर -1। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 3/2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया -1। तो 3/2 -1 विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो ये रिएक्शन कैसी होगी, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। सो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, इस टाइम पे जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं, यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा लीटर मोल सेकेंड इनवर्स। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने सिंपल लिखा मोल पर लीटर, दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम। उसका यूनिट यही आएगा आपके पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ टाइम की बात आएगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या करें, इसकी पावर -1 कर दो। क्या वैल्यू आएगी देखिए, लीटर मोल इनवर्स आपके पास और सेकेंड इनवर्स। क्लियर। तो ये तीनों आपने याद रखने हैं क्योंकि इन तीनों के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको दे दिया जाएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाएगी और वहाँ से बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ये आपने याद रखना है कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होता है। अगर नहीं तो आप ये सिंपली यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, जो हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे ताकि ये केमिकल रिएक्शन होगी। कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, या आप इसको बोल सकते हो कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ जो कि साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, किसमें, एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्ट करेंगे एक ही साथ ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसी को ही हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी हमें एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए भी बहुत हेल्प करती है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकता है जहाँ पर सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशीज इन्वॉल्व होगा। जैसे आप अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट जो है एक इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। मॉलिक्यूलरिटी जो है बायमॉलिक्यूलर भी हो सकती है। बायमॉलिक्यूलर में क्या होगा, आपके पास एक ही टाइम पे, ध्यान रखिएगा कॉलिजन एक ही टाइम पे होना चाहिए। एक ही टाइम पे कोलिजन होगा किसमें, दो स्पीशीज में। जैसे 2HI है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, HI और HI एक ही टाइम पे एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तभी आपके पास क्या बन रहा है, H2 और I2। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बायोमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट इज ट्राइमॉलिक्यूलर या टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, तीन रिएक्टिंग स्पीशीज एक ही टाइम पे कोलाइड कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया, इसमें क्या 2NO + O2, दो तो आपके पास NO कोलाइड कर रहे हैं और एक O2, और ये सारे ही एक ही टाइम पे कोलाइड कर रहे होंगे, तभी आपके पास 2NO2 बन रहा होगा। अब तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे कोलाइड करें तो वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है या उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। इसलिए जो रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी वो बहुत ही रेयर रिएक्शन होगी, अगर होती भी है तो वो बहुत ही स्लोली प्रोसीड करेगी।
इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस में। अब वो आपके पास क्या हो रही होगी, और स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन जब आप देखोगे आपको ऐसा लग रहा होगा ये रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में हो रही है। और जैसे अगर हम इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी की बात करें तो ये 1, यहाँ पर 6 + 3, तो टोटल कितने हो गए 10। क्या 10 मॉलिक्यूल्स एक ही साथ आपके पास कोलाइड कर सकते हैं? इसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो हम ऐसा कौन सा स्टेप लेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी क्या है। उसके लिए ध्यान रखिएगा, जब भी जो स्टेप आपके पास रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो आपके पास क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। एक सिंपल से तरीके से और कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रही है, उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, सिंपलिसिटी के लिए मैं 2-3 पार्ट्स कंसीडर कर रही हूँ। उसने क्या हो रहा है, एक टाइम पे डेली आपके पास एक जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, 10 मोबाइल की बैग बना रहा है, ठीक है, 10 मोबाइल की क्या बन रही है, बैग बन रही है। एक टाइम पे आपके पास 50 बैटरीज का मैन्युफैक्चर हो रहा है, और 50 आपके पास ये लगा ली 60 आपके पास जो है उसका फ्रंट कवर बन रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों को ही हमने कंसीडर किया है। तो हमने बोला कि 10 तो आपके पास बैक कवर बन रहा है जो पीछे आपके पास कवर लग रहा होगा, 50 बैटरीज बन रही हैं आपके पास, और 60 आपके पास क्या फ्रंट या पूरा इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि उस कंपनी में डेली कितने मोबाइल बन रहे होंगे, अगर ये मोबाइल जो इन तीनों चीज़ों से मिलके बन रहा है तो उस कंपनी में डेली कितने मोबाइल बन रहे होंगे, हम कैसे बताएंगे? जो चीज़ सबसे कम बन रही है वही तो डिसाइड करेगी। मान लो आपके पास, आपने उसका फ्रंट कवर्स बना लिया या आपने कुछ भी बना लिया, वो कोई भी वैल्यू होगी, बट आप मोबाइल तब तक नहीं बना सकते ना जब तक ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हो रही होंगी। इसलिए हमने बोला कि जो सबसे स्लो बन रहा होगा वही हमें बताएगा कि डेली उसमें कितने मोबाइल्स बन रहे हैं। क्योंकि अगर बैटरी 50 बन रही है तो दैट डजंट मीन कि टोटल आपके पास मोबाइल्स उस कंपनी में 50 बन रहे होंगे, क्योंकि बैक कवर तो 10 बन रहे हैं ना। क्लियर? तो ये बैक कवर यहाँ पर डिसाइड करेगा कि आपके पास उस कंपनी में टोटल कितने मोबाइल्स का मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। इसी तरह कैसे जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हो तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही हमें बताएगा उस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा। क्लियर? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किससे कंट्रोल्ड हो रहा है, स्लोएस्ट स्टेप से, और वो स्लोएस्ट स्टेप ही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ऐसे ही इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। सो हाइड्रोजन पैरोक्साइड का डिकम्पोजिशन है जो कि कैटेलाइज्ड हो रहा है आयोडाइड आयन के साथ एल्केलाइन मीडियम में। रिएक्शन आपके पास क्या बन रही है, 2H2O2 विद आई नेगेटिव इन एल्केलाइन मीडियम्स गिव्स 2H2O + O2। तो रेट इक्वेशन जो है इस रिएक्शन के लिए वो क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट की बात करें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 विद टाइम इज इक्वल टू K इंटू H2O2 रेज टू पावर 1 इंटू आई नेगेटिव रेज टू पावर 1। बट आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ तो हमें वैल्यू 2 दिख रही है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्या है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द रिएक्टेंट्स, चाहे वो H2O2 है चाहे वो आई नेगेटिव है, वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन तो नहीं है, सिंगल स्टेप तो रिएक्शन नहीं है। अगर सिंगल स्टेप होती तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आती है H2O2 की वो 2 आती पावर, बट ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए हम इसकी क्या करते हैं, अब इसकी सिंगल स्टेप्स रिएक्शंस बनाते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, H2O2 आई नेगेटिव के साथ कंबाइन होके H2O और IO नेगेटिव दे रहा है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, आपके पास H2O2 कंबाइंड हो रहा है IO नेगेटिव के साथ, और वो क्या दे रहा है, H2O आई नेगेटिव और O2। दोनों ही स्टेप अब क्या हो गए, एलिमेंट्री रिएक्शंस होगी, और दोनों ही स्टेप बाय मॉलिक्यूलर हो गए, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक इसका इन्वॉल्व हो रहा है एक इसका। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक इसका मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है एक इस वाले का। दैट मीन्स ये दोनों स्टेप ही क्या है, बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब हमें ये देखना है कि स्लोएस्ट स्टेप क्या है, और उससे भी पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि जो आईओ नेगेटिव है वो इंटरमीडिएट है। तो आईओ नेगेटिव क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये रिएक्शन की जैसी रिएक्शन हो रही है उस टाइम पे ही फॉर्म हो रहा है और इसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें जो पहला स्टेप है ना वो स्लोएस्ट स्टेप है।
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि पहले स्टेप में आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हमें यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिसाइड कर रहा है। तो इस केस में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू H2O2 रेज टू पावर 1 इंटू I नेगेटिव रेज टू पावर 1। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, देखिए ध्यान से, क्लियर। इसका मतलब हमें कोई भी रिएक्शंस अगर गिवन है तो वो अगर आपके पास उसकी जो पावर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वो सेम नहीं आ रही जो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दी हुई है, दैट मीन्स वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो नंबर ऑफ स्टेप्स में काम कर रही है। उन नंबर ऑफ स्टेप्स में से हमें स्लोएस्ट स्टेप देखना है, उस स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस जो अभी तक हमने देखा इसके बेसिस पे हम कंक्लूड करने वाले हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, और ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कोई भी आप रिएक्शन को देख के सीधा ये नहीं बोल सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, आप इसको थ्योरेटिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये ज़ीरो भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। बट मॉलिक्यूलरिटी जो है आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन में या एक स्लोएस्ट स्टेप में आप बता सकते हो बहुत ईजिली, और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ना तो ज़ीरो होगा और वो आपके पास और इन नॉन इंटीजर होगा, क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए भी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए भी, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे डिपेंड कर रहा है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है आपके पास वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन पे, दैट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शंस। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हो वहाँ मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है। उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आपको पहले तोड़ना होगा एलिमेंट्री रिएक्शंस में, और उस एलिमेंट्री रिएक्शंस में आपको स्लो स्टेप को देखना होगा। नेक्स्ट इज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हो तो ऑर्डर जो है वो स्लोएस्ट स्टेप के द्वारा दिया जाएगा, और मॉलिक्यूलरिटी जो है स्लोएस्ट स्टेप की वो सेम होगी एज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दैट मीन्स अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की भी बात कर रहे हो तो उस टाइम पे ऑर्डर जो है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, स्लोएस्ट स्टेप के द्वारा, और जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ही क्या होगा, उस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये इंटेक्स क्वेश्चन भी आपने ट्राई करना है, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.